वी वर डूइंग स्ट्रैटेजिक फैक्टर्स, नहीं दैट इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ येस्टरडे ना, मैं उससे पहले पूछ रही हूँ, वाइंड अप करने से पहले नोट्स हैं आपके HCS वाले पेपर से पहले? मैसूर वॉर्स, एक एंग्लो मैसूर वॉर्स। अच्छा, एंग्लो वॉर्स, हाँ ओके। देन यहाँ पे वो जो फ्रेंच वाले थे वो कार्नेटिक वॉर्स वो कर लिए थे हमने, कार्नेटिक हो गया था ना। कोई नहीं, वील क्विकली फिनिश दिस, ठीक है, कुछ पॉइंट्स लिखवा के एंड देन वील बिगिन। मुझे लगता है आज की क्लास और एक क्लास अगर और लगेगी तो मैक्सिमम, अदरवाइज देन वील बी एट द पेस। Advent of Europeans. So basically we are doing decline and a rise of autonomous states. Political factors में आपने लिखा था रीजनल फ्रैगमेंटेशन, राइज ऑफ कॉलोनियल रूल लिखा था, रीजनल फ्रैगमेंटेशन लिखा नहीं था ना अभी, मैंने हेडिंग लिखवाई थी। अच्छा ओके, तो ये बाद उसके बाद वाला है, ठीक है, हो चुका है पहले, ठीक है। नाउ पुट अ हेडिंग सोशल फैक्टर्स क्विकली, we'll proceed further from where we have left. Social factors of or the social consequences of decline of Mughals, okay? किस चीज़ के सोशल कॉन्सिक्वेंसेज हैं ये मुगल एम्पायर के डिक्लाइन होने के? Consequences of decline of Mughals is what we are doing, okay? हमने देखे थे political consequences. Now we will see what were the social consequences. The first point under social consequences, exploitation of peasantry. लिखो, मैंने समझा तो दिया था बेटा। The increase, लिख लो, अच्छा, the increasing power of zamindars in the absence of strong political authority. In the absence of strong political authority, led to various regional kingdoms. ये जमींदार ही तो थे जो बाद में इंडिपेंडेंट किंगडम्स जिन्होंने एस्टैब्लिश कर लिए थे। सोशल फैक्टर्स में पहला है एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीजेंट्री। अगेन मुझे इसे समझाने की जरूरत नहीं है, हाउ द फार्मर्स वर एक्सप्लॉयटेड। प्रियांशु, कैन यू प्लीज टर्न ऑन द फैन बेटा। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ पीजेंट्री मीन्स एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द फार्मर्स which was due to the high taxes, okay? Second is poor social situation. Repeated wars and natural calamities pushed people into poverty. And malnutrition. Again multiple times wars हो रहे हैं, consequently हो रहे हैं एक के बाद एक, और कुछ नेचुरल कैलामिटीज़ भी आई थी उस समय, जैसे फेमाइन, भुखमरी जिसे कहते हैं, है ना, सूखा पड़ना जिसकी वजह से अनाज नहीं हुआ,
जिसकी वजह से जो थोड़ा बहुत हुआ भी वो एज अ रेवेन्यू पे कर दिया फार्मर्स ने, तो खाने के लिए ही नहीं बचा लोगों के पास। एंड ड्यू टू दीज कैलामिटीज एंड देन इन सच सिचुएशन मुगल एम्परर्स का केयरलेस होना, है ना, अपनी लग्जरीज में इन्वॉल्व होना, लेटर मुगल्स का, इस सब ने जो कॉमन पीपल थे, जो नॉर्मल पब्लिक थी, उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया। ओके, सो ऑल इन ऑल द कॉमन पीपल बिकेम पुअर and they faced malnutrition, low life expectancy and poverty. Second heading है economic factors. First point under this, decline in share in global trade. फन फैक्ट इज कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले, इनफैक्ट मुगल एम्पायर जब रूल कर रहा था, लेटर मुगल से पहले औरंगजेब तक, इंडियन इकोनॉमी जो है वो पूरे वर्ल्ड की जीडीपी का ऑलमोस्ट 1/3 to 1/4 प्रोडक्शन कर रही थी। ठीक है, यानी कि पूरे वर्ल्ड में जितना प्रोडक्शन हो रहा था उसमें 1/4 शेयर जो है वो इंडिया का था। सो बेसिकली वी वर इकोनॉमिकली वेरी वेरी स्टेबल एंड साउंड, ओके, टिल द मुगल्स, टिल औरंगजेब। आफ्टर मुगल्स, या कह लो औरंगजेब के टाइम से ही, और उसके बाद जितने भी सक्सेसर्स आए एंड देन ब्रिटिशर्स, इंडिया की जीडीपी बहुत तेज़ी से गिरी। ठीक है, वाई? बिकॉज हाई टैक्सेस वर टेकन एंड दोज टैक्सेस वर फर्स्टली यूज्ड बाय द लेटर मुगल। लेटर मुगल्स अपनी लग्जरीज के लिए यूज़ कर रहे थे, बाद में ब्रिटिशर्स उसको अपने बेनिफिट के लिए यूज़ कर रहे थे टैक्सेस को। उस टैक्स को कहीं से भी इंडिया की डेवलपमेंट में या रिफॉर्म्स के लिए नहीं लगाया जा रहा था। ऑलराइट, सो दिस लेड टू द major decrease in the GDP of India and its share in global trade. Okay, if you want to write, इसमें लिख लो, the share of India in world's income was reduced due to British policy of exploitation. नेक्स्ट पॉइंट है इसी में, डिक्लाइन ऑफ आर्टिजनल क्लास, डिक्लाइन ऑफ आर्टिजनल क्लास। what are artisanal class, या what is artisanal class? the artisans, the handicraft workers, है ना, जो हमारे यहाँ के जो आर्टिजन्स थे, जो कारीगर थे, उनका डिक्लाइन होना। उनका डिक्लाइन कैसे हुआ था प्रियांशु? हाउ द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया वाज डिक्लाइंड? क्योंकि जब ब्रिटिश आए थे या फिर पोर्टुगीज वगैरह भी आए थे, उससे भी उनकी ट्रेड पे इफेक्ट पड़ा था। और उन्होंने हमें एक तो जो था कि इनकी जो पॉलिसीज थी, इनके टैक्स के बारे में, और ये जो टैक्स देते थे वो और कोई लेके जा रहा था, पर इन ऑटोनॉमी और किसी की माननी पड़ रही थी। तो फिर इनकी ट्रेड पे इफेक्ट पड़ रहा था। एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा, मैं जब वो आ रहे थे तो जो मशीन मेड इंडस्ट्री थी वो सेटअप हो गई थी। यस, तो बेसिकली इंडस्ट्रियलाइजेशन के आने की वजह से ब्रिटिशर्स यहाँ से रॉ मटेरियल लेके जाते थे और वहाँ पे फिनिश प्रोडक्ट बना रहे थे। ठीक है, और उसी प्रोडक्ट को यहाँ पे महंगे दामों में बेच रहे थे। दूसरी चीज़, यहाँ पे आर्टिजन्स को इतना हेवी टैक्स देना पड़ रहा था कि वो अपने लिए कुछ इन्वेस्ट ही नहीं कर पा रहे थे। वो कारीगर होने का मतलब है कि आपके पास कारीगरी करने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी भी तो हो। ठीक है, कारीगरी तो जो भी हैंडीक्राफ्ट वर्क किया जाता है, सपोज हैंडलूम पे किया जा रहा है, टेक्सटाइल पे किया जा रहा है, या कहीं पे भी, तो इट रिक्वायर्स दैट इन्वेस्टमेंट, इट रिक्वायर्स दैट इंफ्रास्ट्रक्चर, कि कहीं पे कारखाना होगा, कोई फैक्ट्री होगी, तब तो कारीगर काम करेंगे। इंडिया में कोई फैक्ट्री कारखाना स्टैब्लिश हो ही नहीं रहा था, है ना। दैट इज़ वाई आर्टिजन क्लास वॉज एट लॉस, एट ह्यूज लॉस। सो दिस वॉज डिक्लाइन ऑफ मुगल्स। क्या फैक्टर्स थे और क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस थे? ऑलराइट, नाउ वी विल सी एडवेंट ऑफ यूरोपियंस। नेहा टेल मी, कहाँ तक तुमने किया है बेटा
हमारी क्लासेस ओवर होने से पहले, कल अभी जो शुरू हुआ है उससे नहीं, उससे पहले, टिल वेयर यू हैव डन, व्हाट वाज द लास्ट टॉपिक? हाँ, अच्छा वो किया ही नहीं है ना, ठीक है। चलो क्विकली इस चीज़ को समझते हैं। हमें पता है ब्रिटिशर्स से पहले भी कुछ यूरोपियंस इंडिया में आए थे, है ना, फॉर ट्रेडिंग पर्पस। धीरे धीरे कुछ का मोटिव जो है वो रूलिंग की तरफ भी चेंज हुआ, बट इट वॉज द ओनली ब्रिटिशर्स हु कुड सस्टेन देयर रूल इन आवर कंट्री। एक एक्रोनियम देख लो बेटा, नेहा फॉर यू, प्रियांशु ने तो किया होगा आई गेस, PDBDFS। इट इज़ द सीक्वेंस एंड द क्रोनोलॉजी जिसमें यूरोपियंस इंडिया में आए थे। तो ये सीक्वेंस क्या है? पोर्टुगीज, ठीक है, ये लिख लो, कहीं काम आएगा आगे याद करने में। पोर्टुगीज, डच, ब्रिटिशर्स, डेन्स, फ्रेंच and Spanish. Okay, this is PDBDFS. लिख लो इसको। Is Gaurav still in the class, Priyanshu? Yes, ma'am. And where is he? Enjoying life. Job कर रहे हैं. Because I cannot see him in the online classes as well. पेपर है उसको नेट का. जून में, ओके। ओके, अगर हम टाइमलाइन की बात करें बेटा, इफ यू टॉक अबाउट पर्टिकुलर ईयर्स, पोर्टुगीज केम इन 1498, ओके, लिख देती हूँ मैं यहाँ पे 1498, डच 1605, ब्रिटिश 1608। सबसे पहले पोर्टुगीज आए थे, ओके। डेन्स आए थे 1620 में, और फ्रेंच आए थे 1664। इसी के अराउंड स्पेनिश भी आए थे, ठीक है, फ्रेंच के बाद ही थोड़ा सा। सो दिस इज द सीक्वेंस इन विच यूरोपियंस अराइव्ड इन इंडिया। आपने वो वाली स्टोरी पता होगी आपको सबको कि वास्को डी गामा वाज द फर्स्ट यूरोपियन हु केम टू इंडिया एट द कोस्ट ऑफ कालीकट इन केरला, ठीक है। एंड एट दैट टाइम वहाँ के रूलर थे जमोरिन, अ हिंदू रूलर ओवर देयर। तो इनिशियली क्या था कि ही केम विद द पर्पस ऑफ ट्रेड, ही आस्क्ड फॉर परमिशन। वास्को डी गामा ने आके ट्रेड की परमिशन ली एंड जमोरिन हैप्पीली गेव द परमिशन, ग्रांटेड द परमिशन, क्योंकि क्यों ही कोई नुकसान होगा इफ समबडी इज ट्राइंग टू स्टार्ट द ट्रेड। तो धीरे धीरे जब ये ट्रेड चल रहा था जमोरिन का, इनिशियली तो एवरीथिंग वाज गुड, बट कुछ टाइम बाद कुछ लोकल रूलर से वास्को डी गामा का कॉन्फ्लिक्ट होता है, ठीक है। देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन वास्को डी गामा एंड द लोकल रूलर्स ऑफ केरला और कालीकट, ड्यू टू विच वास्को डी गामा गोज बैक, ओके, वो वापस हो जाता है। बट दैट वी हैव हर्ड, हमने वो स्टोरी सुनी है कि वंस ही वेंट बैक टू हिज कंट्री, तो उसने ऑलमोस्ट 60 टाइम्स का प्रॉफिट, 60 टाइम्स प्रॉफिट कमाया था वहाँ पे, है ना, जस्ट बाय द सेल ऑफ स्पाइसेस जो वो यहाँ से लेके गया था। एंड नेक्स्ट टाइम आफ्टर 3 years he came back again, but this time
he came back with a military troop. And as soon as he landed on the coast of Calicut, उसने bombarding करनी शुरू कर दी थी कैलिकट पे, ठीक है. सो नाउ इट वॉज वेरी क्लियर कि अब जो पोर्टुगीज़ आए हैं वो एक तरीके से उस एरिया को कैप्चर करने की मोटिव से आए हैं, ठीक है. इट वॉज नॉट ओनली ट्रेड, इट वॉज कैप्चरिंग दैट एरिया. दे स्टार्टेड टू बिल्ड अप देयर ट्रेड. धीरे धीरे करके उन्होंने कोची में अपना सेंटर भी बनाया था एंड दे स्टार्टेड ट्रेडिंग. उन्होंने गोवा को भी कैप्चर किया, ठीक है. दे टुक गोवा एंड उन्होंने गोवा को बाद में अपना मेन ट्रेडिंग सेंटर बनाया. जितने भी यूरोपियंस आए हैं, हम एक एक करके जब उन्हें पढ़ेंगे तो हर यूरोपियन पावर का एक मेन ट्रेडिंग सेंटर रहा है, ठीक है. एक कोई जगह जिन्होंने उसको अपना कैपिटल या सेंटर की तरह स्टैब्लिश किया. नाउ दीज पोर्टुगीज, एक्सक्यूज मी, इन्होंने ट्रेड करना शुरू किया, ठीक है, और अग्रेसिव पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट किया ट्रेडिंग में. एक सिस्टम ये लेके आए, वेरी फनी सिस्टम आई वुड कॉल इट, कार्टेज सिस्टम. व्हाट वाज कार्टेज सिस्टम? इनका कहना था कि अगर अरेबियन सी में कोई भी शिप आएगी, या चाहे वो इंडिया से जाए, कोई इंडियन मर्चेंट लेके जाए, या कोई यूरोपियन, कोई भी दूसरा यूरोपियन अदर देन पोर्टुगीज़, कोई अगर शिप लेके अरेबियन सी के थ्रू ट्रेड करना चाह रहा है तो दे हैव टू पे अ फी टू पोर्टुगीज़ एंड दैट वाज कॉल्ड कार्टस, ठीक है. तो बेसिकली कार्टस का मतलब होता है पास. इनका कहना था कि आपको एक पास बनवाना पड़ेगा अगर किसी को भी अरेबियन सी में ट्रेडिंग के लिए अपनी शिप लेके जानी है. अब ये देखो, दिस इज़ योर अरेबियन सी, राइट. यहाँ पे है आपका यूरोप. जो भी शिप्स आएंगी यहाँ से वो अरेबियन सी के थ्रू आएंगी और यहाँ पे पोर्टुगीज़ आ चुके हैं, ठीक. अब जो भी शिप्स आएंगी वो यहीं से आएंगी थ्रू अरेबियन सी. इंडियन मर्चेंट्स को शिप लेके जानी हो, चाहे गुजरात से लेके जानी हो, चाहे महाराष्ट्र से लेके जानी हो, चाहे गोवा से, चाहे केरला से, तो भी वो अरेबियन सी के थ्रू ही लेके जाएंगे. और सिर्फ यूरोप में ही नहीं, जो मिडल ईस्ट है ना आपका, सऊदी अरेबिया, ओमान, कतर, ये वाला एरिया, यहाँ पे भी अगर जाना है किसी को सामान लेके ट्रेडिंग के लिए तो भी उसको अरेबियन सी से ही जाना होगा. तो कहने का मतलब कि इन्होंने एक ऐसा सिस्टम बनाया जो इनके लिए कांस्टेंट सोर्स ऑफ इनकम बन गया. कोई भी आएगा उस एरिया में, एनी बडी हु इज़ कमिंग अलॉन्ग विद द शिप टू ट्रेड, और एनी मर्चेंट हु इज़ गोइंग फ्रॉम इंडिया टू एनी अदर प्लेस टू ट्रेड हैज़ टू पे अ फीस to get the pass which was known as carters. Okay? Now, इसके साथ इन्होंने religious intolerance शुरू किया, या religious interference मैं कहूँगी. So what they did, ये अपने साथ कुछ priest लेके आए थे. जो पोर्टुगीज़ आए ट्रेडर्स, इनके साथ कुछ priest भी आए थे. इन्होंने religious conversions शुरू किए, ठीक है. So they started converting people in Christianity. Now, ऐसा नहीं था कि ये लोगों को अच्छी बातें बता के क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर रहे थे. Their conversion was very aggressive, quite aggressive as the Islamic conversion. जैसे इस्लामिक कन्वर्जन्स होते थे, इस्लामिक रूलर्स करते थे, ऑलमोस्ट उसी की तरह इनके भी जो रिलीजियस कन्वर्जन्स थे वो बहुत ही अग्रेसिव थे. So they used to kill people who were not ready to convert. इसीलिए अब आप आज केरला में जाओ आज के टाइम पे, you will see a lot of Christian population over there, right? They are not the original ones, they are the converted ones. So the people or the Portuguese, इन्होंने तलवार की नोक पे लोगों को convert कराया है. मैंने पहले भी बताया है, there was a priest who used to carry a Bible in one hand and sword in other hand. एक हाथ में वो बाइबल रखते थे, एक हाथ में तलवार होती थी कि या तो तुम कन्वर्ट हो जाओ और you die. एंड कश्मीर एक्सोडस, हाँ, कश्मीर का जो एक्सोडस था ना, जो पलायन जिसे हम कहते हैं कश्मीरी पंडितों का, वो 3-4 बार हुआ है बेटा, अलग अलग टाइम पीरियड पे. एंड इट वाज मेजरली डन बाय द इस्लामिक इन्वेडर्स. जो एकदम रीसेंट वाला भी हुआ ना, जो मिलिटेंसी ने किया था वहाँ पे, अगर आपको पता हो, अगर आपने वो मूवी देखी हो कश्मीर फाइल्स, उसमें जो दिखाया गया है. एंड द लेटेस्ट वन 1990s के अराउंड जो हुआ था, देयर वॉज मिलिटेंसी ग्रुप जिन्होंने वहाँ पे रातों रात गलियों में और जगह जगह पे पोस्टर्स लगा दिए थे कि कश्मीरी पंडित्स, आइदर यू लीव द वैली, आपके पास 24 घंटे 48 घंटे हैं, या तो आप कश्मीर छोड़ दीजिए, और यू विल बी किल्ड. एंड मास किलिंग्स हुई थी
दैट वॉज वेरी ब्रूटल। हालांकि इससे पहले भी ये चीज़ें हो चुकी हैं, सेम पैटर्न। कश्मीरी पंडित्स का एक्सोडस पहले भी हुआ है एंड इस्लामिक इन्वेडर्स ने ही किया है। जो भी इस्लामिक इन्वेडर्स आए हैं उन्होंने ही ये चीज़ की है। तो मल्टीपल टाइम्स हुआ है, बट हमें चूँकि रिसेंट वाला ज़्यादा याद है। और याद क्या है, अभी बात होने लगी है उसके बारे में तो लोगों को पता है। बहुत टाइम तक लोग जानते ही नहीं थे, हम में से ही बहुत लोगों को नहीं पता था उसके बारे में, है ना। पीपल हैव लेफ्ट देयर होम्स ओवरनाइट, सामान के साथ वो अपना घर वहीं छोड़ के ताला लगा के, एंड दे हैव टू शिफ्ट लाइक माइग्रेंट्स टू अनदर प्लेसेस। वहाँ जाके स्क्रैच से उन्होंने अपनी लाइफ बिल्ड की है, एकदम ज़ीरो से, बिकॉज इट वॉज दिस मास एक्सोडस जिसे कहते हैं। एक्सोडस का मतलब होता है पलायन, है ना, एक लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल का एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो जाना। देखिए आप में से किसी ने कश्मीर फाइल्स, how was it? I haven't seen that. How was it? Gruesome? What did you find interesting in that? Interesting as in how did you feel after that? या तुम्हें क्या समझ आया उसके बाद? मैं interesting तो नहीं कहूँगी, it is not the right word, pardon me. कि अगर किसी के साथ कुछ हो जाता है जो कि बाहर से होता है तो सबसे पहले सरकार खड़ी होती है हमारे। उसमें दिखाया कि जैसे कि एक सीन था उसमें राशन बट रहा था, राशन की दुकान वाला, Okay. और वो फिर रेलवे भी, तो वहाँ पे भी करप्शन, मतलब कि जब लोग ऐसे हालात में अपना घर छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, तो मास किलिंग हो रही है, फिर भी लोग ये नहीं सोच रहे हैं कि इनके लिए हम खड़े, वो वहाँ पे करप्शन हो रहा है कि उनके अनाज सरकार दे रही है पर वहाँ पे भी एक बीच में आदमी है वो मीडिएटर, हाँ वो भी है। ये नहीं सोच रहा कि कितनी मतलब कितनी ज़्यादा ही वो खराब सिचुएशन है, फिर भी वो अपने इंटरेस्ट का सोच रहा है। और एक आदमी अपने इंटरेस्ट का सोच रहा है और उसके सामने भूख से मर रहे हैं लोग और बीमारियों से मर रहे, रहने और सहने के कुछ नहीं। हाँ यही कि करप्शन प्रिवेल्स एट ऑल द टाइम, है ना। वो छुप छुपा के घर में से निकले थे और जो ऊपर का इलाका था वहाँ पे हर पेड़ पे लाशें लटका रखी थी, मतलब ऐसा बड़ी वो बहुत ही टेरर का माहौल बना रखा था बेसिकली, है ना। एंड इट वाज ऑल डन बाय मिलिटेंसी ग्रुप्स, है ना। मिलिटेंसी ग्रुप्स जो हैं कश्मीर में, जो पीओके के लिए फाइट कर रहे हैं, साथ ही साथ इट वाज आल्सो फंडेड इंटरनली। हमारे अपने ही देश में कुछ ऐसे ग्रुप्स हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने उस कह सकते हो ब्रुटैलिटी को फंड किया या प्लान किया। इनफैक्ट उसको प्लान करने में भी हमारी कंट्री के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस का हाथ था। एंड एक तरीके से इस हिस्ट्री को पूरी तरह दबा ही दिया गया काफ़ी लंबे समय तक। टेल मी, अगर इससे पहले कभी इस बारे में बात हुई हो? नहीं हुई। सो जस्ट टू सेफगार्ड interest of particular group or particular organization or particular community, the history was almost erased. मिल गया ऑटो बेटा? कोई नहीं, it's okay. It's okay, it's okay. चलो लेट्स किसी दिन हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे इसके बारे में, ठीक है। कश्मीरी पंडित्स का जो इशू है, we'll discuss it. अच्छा वे वी, हाँ, तो पोर्टुगीज़ ने जो ये रिलीजियस कन्वर्जन शुरू किया, अच्छा इसकी वजह से हुआ क्या, व्हाट हैपेंड बिकॉज ऑफ दिस, धीरे धीरे करके वहाँ के लोगों में रिजेंटमेंट आने लगा। अब वहाँ के लोग पोर्टुगीज़ रूल के या पोर्टुगीज़ के जो ये रिलीजियस इंटरफेरेंस की पॉलिसीज़ थी, उनकी जो ट्रेडिंग पॉलिसीज़ थी, उसके अगेंस्ट खड़े होने लगे। और एंड व्हेन ब्रिटिशर्स केम टू द पावर, उन्होंने पोर्टुगीज़ को अल्टीमेटली वाइप ऑफ कर दिया यहाँ से, ठीक है। सो दिस वाज द पोर्टुगीज़ रूल और पोर्टुगीज़ एक्विजिशन इन इंडिया। वी आर डूइंग एडवेंट ऑफ यूरोपियंस बेटा, ठीक है। अभी हमने पोर्टुगीज़ से शुरू किया है। अच्छा बिफोर दिस कोई मुझे बताए तुम तीनों में से कि यूरोपियंस ने इंडिया में आना क्यों प्रेफर किया था ट्रेड के लिए? वाई डिड दे इवन चूज इंडिया? यूरोप से इंडिया बहुत दूर है।
फुल ऑफ रिसोर्सेज थी इंडिया, ठीक है। और बताओ, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वो वहाँ पे पहले ये थ्योरी थी ना कि अर्थ जो है प्लेन है, हाँ। उसके बाद वहाँ से यूरोपियन ने शुरू किया था, उनको पता चला कि अर्थ प्लेन नहीं है, हम डूबेंगे नहीं, तो ओके। उन्होंने शुरू किया था। तो उसमें सबसे पहले वो थे स्पेन के थे और वो कहीं और वहाँ पहुँचे थे अमेरिका में, उसके बाद पोर्टुगीज से आए थे, वो इंडिया में आए थे। वेरी गुड। फिर उन्हें वहाँ पता चला था कि यहाँ पे वो है स्पीस और स्पाइसेस एंड ऑल दैट, ठीक है। वगैरह जो है अच्छी है, फिर वो वहाँ गए। ये भी एक थ्योरी थी, क्योंकि जब तक रोमन कैथोलिक चर्च का रूल था, रोमन कैथोलिक चर्च का डोमिनेंस था यूरोप में, तब तक देयर वाज अ थ्योरी दैट अर्थ इज फ्लैट, ठीक है। तो लोग एक्सप्लोरेशन ही नहीं करते थे, लोग वाया सी रूट ट्रैवल नहीं करते थे ज़्यादा दूर तक। बट जैसे जैसे साइंटिफिक डिस्कवरी होने लगी, कंपस आ गया, शिप्स बनने लग गई, टेलीस्कोप्स बनने लगे, तो लोगों ने एक्सप्लोर करना शुरू किया। और इसी दौरान कोलंबस जो है वो इंडिया ढूंढने निकले थे, बट अल्टीमेटली ही लैंडेड ऑन अमेरिका, ठीक है ना, जो आज का यूएसए है। और उनको देख के फिर बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में भी ये वॉयज वाला शुरू हुआ कि पीपल यूज टू गो ऑन लॉन्ग एक्सप्लोरेशंस टू फाइंड आउट न्यू प्लेसेस, और उसी दौरान लोगों को इंडिया के बारे में पता चला। एक और रीज़न था, एक्सक्यूज मी, नहीं नहीं बेटा, उस समय तो बिल्कुल नहीं था। मुगल्स के टाइम में इंडिया वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, इन्होंने मुगल्स के टाइम पे तो आना शुरू किया था। एक तुम लोग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो शायद भूल रहे हो, जो यूरोप वाला एरिया है ना, उसमें देयर इज़ वन कंट्री इटली, ठीक है, उसकी कैपिटल क्या है, रोम। वहाँ से ट्रेड होती है। रोमन कैथोलिक चर्च का वहाँ पे पहले डोमिनेंस था, वहाँ से ट्रेड, जो वो वाला एरिया था ना, इटली और रोम वाला जो एरिया था, अगर आप वर्ल्ड मैप देखोगे तो आपको समझ आएगा कि वहाँ से पहले सारा ट्रेड होता था। वहाँ पे सी रूट है, मेडिटेरेनियन सी के अराउंड, ठीक है, वहाँ से सारा ट्रेडिंग होता था। बट अरब्स ने, यानी कि मिडिल ईस्ट में जो अरब्स थे, उन्होंने उस एरिया को कैप्चर कर लिया। अब वो शिप्स को वहाँ से आने जाने नहीं देते थे, सिर्फ उनकी शिप्स वहाँ से जाती थी। जो शिप्स बाकी आती थी यूरोपियंस की, उसको लूट लेते थे, मार देते थे लोगों को, शिप डिस्ट्रॉय कर देते थे, उनका जो सामान था वो लूट लेते थे। तो अब इन्हें चाहिए था एक दूसरा रास्ता या दूसरी जगह ट्रेड करने के लिए, यूरोपियंस को कोई ऐसी एरिया जहाँ से ट्रेड कर सके और कोई दूसरा सी रूट जहाँ से ट्रेड कर सके। तो इन्होंने एक सी रूट क्या निकाला, अफ्रीका के नीचे से, साउथ टू अफ्रीका, जिसे केप ऑफ गुड होप कहा गया, वहाँ से ये आए और इन्हें सीधे इंडिया में आने का मौका मिला वहाँ से। क्योंकि आप वर्ल्ड मैप देखोगे तो अफ्रीका के नीचे से व्हेन यू मूव वाया सी रूट, यू लैंड ऑन द वेस्टर्न कोस्ट, दैट इज केरला कोस्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। द साउथ ऑफ अफ्रीका देन गेट्स कनेक्टेड टू अरेबियन सी एंड देन यू कैन लैंड टू केरला और गोवा कोस्ट और महाराष्ट्र कोस्ट, ऑलराइट। तो यूरोपियंस को एक सेफ, ऑल्दो इट वाज अ वेरी लॉन्गर रूट, बहुत लंबा रास्ता था ये, बट और उन्हें हमेशा से एशिया की तरफ आना था, बिकॉज एशियन कंट्रीज़ जो हैं, नॉट ओनली इंडिया, चाइना, जापान, साउथ ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज़ थी, ये आपका इंडोनेशिया एंड ऑल, दे स्टिल आर वेरी वेरी रिच इन रिसोर्सेज, एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज स्पेशली। खेती यहाँ पे एशिया में बहुत अच्छी होती है। वाई? बिकॉज ऑफ द सॉइल एंड बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट। हमारे यहाँ हर तरह का मौसम है, ठीक है ना, और पूरे एशिया में है। चाहे आप इंडिया ले लो, बांग्लादेश ले लो, पाकिस्तान, तब तो सब इंडिया ही था, चाहे इंडिया ले लो, चाहे चाइना ले लो, चाहे जापान ले लो, चाहे आप साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ ले लो, ये कंबोडिया, लाओस, वियतनाम, थाईलैंड, म्यांमार, सबका एक ही जैसा वेदर है ऑलमोस्ट। मिट्टी एक जैसी है, लैंड एक जैसी है, फर्टाइल लैंड है ना। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर हमेशा से अच्छा हो रहा है, कॉन्ट्रेरी टू द यूरोपियन प्लेस। यूरोपियन में क्या है, यूरोपियन एरिया में ठंड बहुत ज़्यादा है, पथरीली ज़मीन है, तो एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा नहीं है वहाँ पे। उन्हें हमेशा से एक ऐसी एरिया चाहिए थी जहाँ से वो एग्रीकल्चर रिसोर्सेज ले सकें अपने लिए। तो एशिया वॉज दैट वन। अब एशिया आने का एक रास्ता था वाया मेडिटेरेनियन सी, जिसको अरब्स ने कैप्चर कर लिया। वो शॉर्टेस्ट रूट था, ईजी रूट था, बट उस पर अरब्स ने कैप्चर कर लिया। अब वो आने ही नहीं देते थे यूरोपियन शिप्स को यहाँ, तो इन्हें चाहिए था एक सेफ रूट टू कम टू एशिया। पहले वो आते थे तो उधर चाइना की तरफ आते थे सीधे, ठीक है। अब इन्होंने जब ये दूसरा रूट निकाला तो ये पहले इंडिया आए। ब्रिटिशर्स ने सिर्फ इंडिया को अपना कॉलोनी नहीं बनाया था, चाइना को भी बनाया था, ओके। मॉरिशस, मलेशिया, साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, हर जगह पे इन्होंने अपनी कॉलोनी स्टैब्लिश कर रखी थी, हर जगह को इन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा था, ओके। चलो एक जल्दी से हेडिंग डालो।
वाई आर यू फीलिंग स्लीपी? प्रियांशु क्या हुआ? इतनी बार पढ़ लिया है, स्लीपी फील हो रहा है? एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, put a subheading, reasons for finding. पूजा ये सीक्वेंस लिख लेना, PDBDFS. दिस इज द सीक्वेंस इन विच यूरोपियंस हैव कम टू इंडिया. लिखवाया था ना? ठीक है, लिखा है तो फिर ठीक है. रीजंस फॉर फाइंडिंग अ डायरेक्ट सी रूट टू इंडिया. आपने एचसीएस का पेपर दिया तो मतलब देखा तो नहीं, मैंने देखा नहीं बेटा. अभी बहुत वियर्ड आया था मानवी स्टिलिंग कि उसमें ज़्यादा हिस्ट्री के क्वेश्चंस एंड ऑल नहीं थे. हरियाणा से ही ज़्यादा उन्होंने पूछा था. इट वाज वेरी हरियाणा स्पेसिफिक. ओके, फर्स्ट पॉइंट लिख लो, मोनोपोली ऑफ अरब्स. मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी, मैं सिर्फ सब हेडिंग लिखा रही हूँ. ठीक है, मैं इसका वो आपको मिलेगा, नोट्स मिल जाएंगे, डोंट वरी. सेकेंड इज क्लोजिंग ऑफ ट्रेडिशनल सी रूट्स. सॉरी, मैंने मेडिटेरेनियन सी बोला ना, दैट वाज रेड सी, माय बैड. मैंने ये बोला ना कि मेडिटेरेनियन सी वाले एरिया को कैप्चर किया था, नहीं, रेड सी है वहाँ पे, उस एरिया को कैप्चर किया था इन्होंने. बूम इन, थर्ड पॉइंट है बूम इन सी फेयरिंग एक्टिविटीज. SEA, सी वाला सी, और फेयरिंग FARING. बूम इन सी फेयरिंग एक्टिविटीज. सी फेयरिंग एक्टिविटीज क्या हुई? मतलब समुद्री यात्रा के लिए जो भी चीज़ें रिक्वायर्ड थी वो बहुत तेज़ी से बन रही थी, मैन्युफैक्चर की जा रही थी. जैसे शिप्स हो गया, और जो इक्विपमेंट्स होते हैं, कंपस हो गया, नेविगेशन के लिए मैप्स हो गए, है ना. तो ये चीज़ें बहुत तेज़ी से, चूँकि इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रहा था, साइंटिफिक डेवलपमेंट्स हो रहे थे, तो नई नई चीज़ें बन रही थी, इक्विपमेंट्स बन रहे थे, तो आसान हो गया था समुद्री यात्राएं करना. नेक्स्ट इज रिलीजियस क्वेस्ट. रिलीजियस क्वेस्ट, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, उसको लिखना नहीं है, नोट्स में मिलेगा. रिलीजियस क्वेस्ट क्या था कि जो चर्च था रोम में, उसने प्रमोट किया, उसने और इनकरेज किया लोगों को. बेसिकली समटाइम्स चर्च यूज टू फंड दीज सी वॉयजेस. ये जो समुद्री यात्राएं थे उनके लिए पैसा भी देता था चर्च. चर्च ने इसलिए भी फंड किया इस चीज़ को जब उन्हें ये पता चला कि हम अपनी रिलीजन को, क्रिश्चियनिटी को, हम दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी फैला सकते हैं, है ना. We can spread our religion to the other part of world as well. So that is why church also started promoting this new sea voyages. Next is Renaissance. Spelling बताऊं मैं? RENAI SSANCE. इसको लिखते हैं रेनेसांस है, बट पढ़ते हैं रेनेसा. ओके, What was Renaissance? Rejecting the orthodox theories of church and promoting the scientific studying या scientific temperament और logical thinking को promote करना. ठीक है, चर्च की कही हुई बातों को नकारना और logical thinking को promote करना, जिसमें बहुत सारे thinkers हुए जिन्होंने इस चीज़ को promote किया, जैसे मार्टिन लूथर. ठीक है, अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है. जब यूरोपियंस को ट्रेड करना था, ठीक है, व्हेन दे वांटेड टू ट्रेड एंड व्हेन ट्रेडिंग वाज सो बेनिफिशियल फॉर देम, उनके लिए ट्रेडिंग बहुत प्रॉफिटेबल था, फिर उन्होंने अपनी होमलैंड से दूर, इतनी दूर किसी ऐसे एरिया को रूल करने के बारे में क्यों सोचा? क्योंकि इट इज़ डिफ़िकल्ट व्हेन यू कैप्चर एन एरिया विच इज़
क्वाइट डिस्टेंट फ्रॉम योर ओन होम टाउन या होम एरिया या होम लैंड, तो डिफ़िकल्ट होता है मैनेज करना। औरंगजेब के केस में क्या हुआ था, उसने डेक्कन को कैप्चर किया था, साउथ को, ठीक है, लेकिन दिल्ली से साउथ को मैनेज करना मुश्किल हो गया था, और धीरे धीरे क्या हुआ, इस चीज़ ने मुगल एम्पायर को कमज़ोर कर दिया। तो फिर यूरोपियंस ने ऐसा चुना ही क्यों कि यूरोप से इतनी दूर आके ट्रेड कर रहे थे, ठीक है, ट्रेडिंग के लिए आप आते जाते रहेंगे, दैट्स ऑल राइट, बट व्हाई डिड दे इवन चूज टू रूल ओवर सच अ प्लेस विच वॉज सो फार अवे फ्रॉम देयर होमलैंड एंड विच वॉज सो कल्चरली डिफरेंट, the language was different, food was different, climate was different. Why did they even choose to do so, and how did they succeed, how the Britishers succeed in that? That is a very big question. Now tell me one by one, starting from you, the possible reasons. तुम्हें क्या लगता है? ब्रिटिशर्स ने इंडिया को क्यों कैप्चर करा? Why the Europeans wanted to rule India? यूरोपियंस। ऑल द यूरोपियंस, चलो ब्रिटिशर्स के बारे में बता दो, उन्होंने तो रूल किया ना अल्टीमेटली, उनके बारे में बताओ। मैम पहली बात तो जो उनका रिलीजियस ऑर्थोडॉक्सी था, मतलब कि जो चर्च था, वो ये कहता था कि यू शुड गो ऑन अदर लैंड टू इन्फ्लुएंस क्रिश्चियनिटी। हाँ ठीक है, और दूसरा, लेकिन एक चीज़ मैं, चलो ठीक है, हाँ ब्रिटिशर्स ने भी थोड़ा इन्फ्लुएंस किया था यहाँ पे लोगों को। और फिर था कि जो यहाँ पे रिसोर्सेज हैं वो वैसे ही पे होते थे जो उन्हें चाहिए थे। वेरी गुड। तो उस पहले जो ट्रेड थे वो नेगलेक्ट हो गई थी, वो ज़्यादा महंगे वहाँ पे जो हो रहा था, तो एज ए बिजनेस आइडिया, बिजनेस टैक्टिक्स, तो वहाँ पे ट्रेड करा उन्होंने। और जो उनकी उस टाइम पे अगर पोर्चुगीज भी जहाँ पे जैसे ये जो यूरोपियन नेशन थे, ये एक टाइम पे हम सब अलग अलग थे, तो इनके जो किंगडम थे उनमें ये होता था कि मैं कमजोर ना हो, मैं ताकतवर ना हो। वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये कॉलोनाइजेशन की ट्रेंड चल चुका था। और बस ठीक है, यस नेहा, द लास्ट पॉइंट वाज वेरी गुड। लास्ट पॉइंट भी मैंने सोची, ठीक है, एक्सप्लेन करो, कोई बात नहीं। वहाँ पे जो ये पावर का चल रहा था, हाँ, स्ट्रगल फॉर पावर। तो फिर ब्रिटिश को भी लगा कि हमें भी जो टैक्सेस वगैरह का जो इशू चल रहा था, कमीशंस का, तो फिर उन्होंने भी धीरे धीरे जगह बनाई थी राजा के पास जो किंग था। थोड़ा और एक्सप्लेन करो बेटा। जो ब्रिटिश ने देखा है यहाँ पे जो रूल कर रहे हैं, जिनके पास पावर है, सही बोल रहे हो, ट्राई करो एक्सप्लेन करने का, यू आर गोइंग ऑन राइट ट्रैक, कोशिश करो। चलो अच्छा, टाइम लो 2 मिनट का। पूजा, यू टेल मी। मैंने जब वास्को ड गामा जब यहाँ पे आए थे ना, तो वो जब यहाँ पे कुछ दिन रुक के गए थे, तो उन्होंने यहाँ पे देखा था कि एक तो यहाँ पे स्पाइसेस जो है वो बहुत सस्ती हैं, तो उन्होंने ये भी चीज़ देखी थी कि जो मुगल एम्पायर है ना, उसमें जो है ब्रदरहुड नहीं है, लोग आपस में लड़ रहे हैं, very good, हाँ। तो उन्हें लगा कि ये जो चीज़ है यहाँ पे रूल करने के लिए सही है, जगह बनाने के लिए। Very तो good. धीरे धीरे ये चीज़ बढ़ती चली गई। ब्रिटिशर्स ने भी फिर देखा कि यूरोपियंस भी, पोर्टुगीज और डच वहाँ पे आ रहे जा रहे, तो फिर वो भी आए, तो उन्होंने भी यही चीज़। वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। एक कोई और अगर अच्छा रीज़न बताओ, ये तो है, एक कोई और अगर तुम्हें समझ आ रहा हो तो। एक तो ये हो गया कि यहाँ के जो रूलर्स थे उनमें बहुत इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स थे, है ना, और इंडिया में पावर वैक्यूम था, वही इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से। एक्सक्यूज मी। और इजी टू ट्रेड, वो तो ठीक है। पूजा, यू टेल मी बेटा। मैम एक तो ये भी था कि जो वेपन्स थे वो इंडिया के बहुत पुराने थे, और वो ये तो बहुत बाद में आएगा, वो तो जब लड़ाइयाँ शुरू हुई तब ये फैक्टर हुआ कि क्यों यूरोपियंस जीत पाए, ये उसका रीज़न हो सकता है। यूरोपियंस यहाँ पे रूल कैसे, मतलब उन्होंने इस्टेब्लिश कर लिया। हम डिस्कस कर रहे हैं कि क्यों आखिर उन्होंने इंडिया को चुना रूल करने के लिए। जब सिर्फ ट्रेडिंग उनका पर्पस था, तो बाद में उनका ये पर्पस रूलिंग पे कैसे कन्वर्ट हो गया। चलो आई एक्सप्लेन, मैं लिखवाती भी जा रही हूँ, लिखो, हेडिंग डाल लो। वाई डिड यूरोपियंस shift from trading to ruling? Why
did Europeans shift from trading to ruling? पहले लिखो, फर्स्ट पॉइंट है फेवरेबल पॉलिटिकल कंडीशन। अब इसमें कौन सा पॉइंट आएगा, मैं समझा रही हूँ बस, इसमें लिखना नहीं है अभी। द पॉइंट ऑफ इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, पावर वैक्यूम, लैक ऑफ या एब्सेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग रूलर, पावर वैक्यूम, ठीक है। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, रीजनल किंगडम्स वर फाइटिंग अमंग्स देमसेल्व्स एंड इट वाज वेरी वेरी इजी टू ल्योर पीपल ऑन देयर साइड। लोगों को खरीद लेना एक तरीके से, या लोगों को धोखा देने के लिए उन्हें पैसे देके उकसा देना, इट वाज वेरी वेरी इजी। हमने देखा है कितने लोगों ने अपने ही रूलर्स को धोखा दिया है, बिट्रे किया है ना। इट वाज इजी टू इंस्टिगेट पीपल टू बिट्रे देयर ओन रूलर्स जस्ट इन रिटर्न ऑफ सम मनी, ऑलराइट। तो ये जो पॉलिटिकल क्लाइमेट देखा, लैक ऑफ लॉयलिटी हम कहेंगे, लैक ऑफ लॉयलिटी, ठीक है। ओके, सेकेंड है प्रॉफिटेबिलिटी। अगेन प्रॉफिटेबिलिटी वही है कि यहाँ से सस्ते में सामान ले जाके अपने कंट्री में वो महंगे में बेच सकते थे, बहुत महंगे में बेच सकते थे बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे जो चीज़ें हो रही थी उसकी काफ़ी डिमांड थी उनके एरियाज़ में, बिकॉज ऑफ द क्लाइमेट और द सिचुएशन दे हैड। ओके, थर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मोनोपोलाइजिंग। मोनोपोलाइजिंग मोनोपोली से बना है, मोनोपोलाइजिंग टेंडेंसीज। अब ये क्या है जो प्रियांशु ने बात की, देखो क्या था, यूरोप में सारी ही कंट्रीज़ में साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रहा था, एडवांसमेंट हो रहा था, ठीक है। चाहे वो पोर्टुगल हो, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो स्पेन हो, चाहे फ्रांस हो, ठीक, हर जगह ही एडवांसमेंट हो रहा है। और हर कंट्री यूरोप में चाह रही थी कि वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पावर बन जाए यूरोपियन एरिया की या यूरोपियन रीजन की। सबसे स्ट्रॉन्ग पावर बनने का एक ही ज़रिया था या एक तरीका ये था कि किस कंट्री के पास कितनी ज़्यादा लैंड है, किस कंट्री ने कितने ज़्यादा एरिया को कैप्चर कर रखा है यूरोप से बाहर। ओके, सो दिस टेंडेंसी ऑफ मोनोपोलाइजिंग और कैप्चरिंग द टेरिटरीज आउट ऑफ यूरोप made these European countries to rule over India, or it pushed them to rule over India, to capture India, ताकि वो अपनी पावर स्टैब्लिश कर पाएँ अपने ही एरिया में, अपने कॉन्टिनेंट में। यूरोप में ही वो पावरफुल अगर बनना है उन्हें, तो अलग अलग और ज़्यादा से ज़्यादा टेरिटरीज को कैप्चर करना ज़रूरी था। ओके, दैट इज़ वाई पीपल, यूरोपियन पावर्स वर फाइटिंग टू कैप्चर इंडिया, ऑलराइट। एक और लिख लो। प्रियांशु क्या हुआ बेटा, गो एंड वॉश योर फेस, चलो जाओ। गेटवे टू सी डोमिनेशन। Now what is gateway to sea domination? Have you seen structure of India? It is peninsular, यानी कि surrounded by sea from 3 sides. ये सी है यहाँ 3 साइड्स पे, ठीक है। जिसने इस सी एरिया को कैप्चर कर लिया उसके लिए बहुत आसान हो जाता आसपास के आइलैंड्स को भी कैप्चर करना, चाहे वो अंडमान हो, चाहे मालदीव्स हो, चाहे मॉरिशस हो, ठीक है। फिर चाहे उस साइड पे, इस साइड पे चाहे इंडोनेशिया हो, बाली, सुमात्रा, ये सब, थाईलैंड, म्यांमार। तो जिसने भी इस सी रोड को कैप्चर किया या इस सी एरिया को कैप्चर किया, उसके लिए इट वाज वेरी इजी टू कैप्चर द आइलैंड्स और द नेबरिंग और नियर बाय रीजन्स विद इन दिस सी एरिया। ओके, सो इट ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न था कि जो यूरोपियन पावर्स थे वो इंडिया को कैप्चर करना चाहते थे। ये सी एरिया कैप्चर कैसे होगा? जब आप इंडिया पे रूल कर रहे होंगे तभी तो ये सी एरिया आपके अंडर आएगा, है ना। दैट इज़ वाई यूरोपियन पावर्स वांटेड टू कैप्चर इंडिया, just to maintain their rule over this sea so that they can capture the other nearby regions also, because other nearby regions were equally fertile and profitable for Britishers or any other European power,
क्योंकि वहाँ पे भी वही सेम फर्टाइल लैंड है, रिसोर्सेज हो रहे हैं, वहाँ से भी वो अपना प्रॉफिट ले सकते थे, ठीक है. तो इट वॉज ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स. ओके, सो दिस वॉज योर एडवेंट ऑफ यूरोपियंस. ओके, एक सेकेंड रुकना बेटा. अब हेडिंग डालो, हम एक एक यूरोपियन के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं, एक एक यूरोपियन पावर के बारे में, देन अल्टीमेटली वील स्टडी अबाउट द ब्रिटिशर्स. पोर्टुगीज, हेडिंग डाली पोर्टुगीज. नोट्स इसके मिलेंगे, बट वैसे मैं बता रही हूँ, वास्को डी गामा वाला आपको पता ही है, ही केम टू इंडिया एंड हाउ ही वेंट बैक एंड अर्न द प्रॉफिट. जब पोर्टुगीज़ रूलर ने, जब पोर्टुगीज़ किंग ने वहाँ पे देखा कि इंडिया से बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, तो ही स्टार्टेड टू सेंड हिज गवर्नर्स टू कैप्चर द प्लेसेस इन इंडिया, ठीक है. तो वास्को डी गामा जब दूसरी बार इंडिया में आया था तो अपने साथ गवर्नर और एक छोटा मिलिट्री ट्रूप भी लेके आया था. सो नाउ दीज गवर्नर्स हैव प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ऑक्यूपाइंग सम रीजन्स ऑफ इंडिया. तो हम कुछ गवर्नर्स के बारे में देख लेते हैं. लिखो गवर्नर्स ऑफ पोर्टुगीज़ या पोर्टुगीज़ गवर्नर्स. पोर्टुगीज गवर्नर्स लिख लिया, ठीक है. द फर्स्ट नेम इज एल्मिडा. आई विल राइट द स्पेलिंग. द फर्स्ट वन बीइंग एल्मिडा. नाम बहुत बड़ा है बट तुम एल्मिडा याद रखो. लिखो, ही वॉज फर्स्ट पोर्टुगीज वाइसरॉय या गवर्नर. अच्छा, गवर्नर को वाइसरॉय भी कहते हैं, तो कंफ्यूज मत होना अगर दोनों वर्ड आए, तो इट इज द सेम थिंग. फर्स्ट पोर्टुगीज गवर्नर ऐसे पॉइंटर्स में लिखना है ना, 1 पॉइंट 2 पॉइंट करके ऐसे. नेक्स्ट पॉइंट है, ही अडॉप्टेड ब्लू वाटर पॉलिसी. ब्लू वाटर पॉलिसी. व्हाट इज ब्लू वाटर पॉलिसी? कि इंडिया के आसपास का जो सी एरिया है उसको कैप्चर करने का मोटिव था उसका. द ऑब्जेक्टिव वाज टू कैप्चर द सी एरिया ऑफ इंडियन, इंडियन सी बाउंड्रीज जो हैं उसको कैप्चर करने का मोटिव था. सो दैट वाज ब्लू वाटर पॉलिसी, सो दैट नोबडी कैन एंटर इंडिया एक्सेप्ट द पोर्टुगीज. ठीक है, जिसने सी कैप्चर, हाँ, जिसने सी कैप्चर कर लिया उसके अलावा नोबडी कैन एंटर दैट एरिया ना. इफ़ यू वांट टू एंटर यू हैव टू टेक द परमिशन. और ब्लू वाटर पॉलिसी का ही एक पार्ट था कार्टर सिस्टम. ठीक है, तो आप थे जो मैंने कार्टर सिस्टम एक्सप्लेन किया. ठीक है, तो ब्लू वाटर पॉलिसी का ही एक पार्ट था कार्टर सिस्टम. ठीक है, इफ़ यू वांट टू एंटर द इंडियन सी then you have to take the pass, you have to pay the fee, you have to take the pass and permission from the Portuguese. अगर आपको permission मिलेगा then only you can enter. Okay. Second is Albuquerque. Very interesting name. Albuquerque. He was the real founder of Portuguese power. मतलब अल्बुकर्क के टाइम पे पोर्टुगीज पावर अपने एकदम पीक पे थी इंडिया में. रियल फाउंडर ऑफ पोर्टुगीज पावर इन इंडिया. हेडक्वार्टर वॉज कोचीन.
कोचिन, कोची नहीं बेटा, कोचिन, वही सेम ही थिंग है। कोचिन, ठीक है। कॉन्कर्ड दीव, दमन एंड दीव वाला एरिया है ना, उसका जो दीव है, ही इट वाज कॉन्कर्ड बाय अल्बुकर्क, सो ही कॉन्कर्ड दीव एंड गोवा। दीव, DIU, दमन एंड दीव है ना अपने यहाँ, वही वही दीव। ही कॉन्कर्ड दीव एंड गोवा, ठीक है। तो गोवा और दीव को कैप्चर किया था किसने? अल्बुकर्क ने। गोवा बिकेम द ट्रेडिंग सेंटर ऑफ पोर्टुगीज। तो हर यूरोपियन पावर का एक मेन सेंटर है, एक कैपिटल है, और पोर्टुगीज के लिए वो बनी गोवा। अभी भी गोवा जाओगे तो वहाँ पे जो घर हैं, जो चर्च हैं, दे आर ऑल इन दी आर्किटेक्चरल स्टाइल ऑफ पोर्टुगीज। आज भी वहाँ के चर्च जो हैं उनको पोर्टुगीज गवर्नमेंट फंड करती है। हाँ, अलग अलग एरियाज में अलग अलग यूरोपियन पावर्स के हैं। जो यूरोपियन पावर जिस एरिया में आया उसके ज़्यादा है ना उस एरिया में। गोवा में भी आपको ब्रिटिश चर्च मिलेंगे, बट बिकॉज पोर्टुगीज केम देयर फर्स्ट, और उन्होंने बहुत सारे चर्चेस बनवाए, उन्होंने वहाँ पे रिलीजियस कन्वर्जन भी कराया था। तो जिस एरिया में जिस यूरोपियन पावर ने अपना ट्रेडिंग सेंटर बनाया है, आपको उस एरिया में ज़्यादा उससे फंडेड या उनकी आइडियोलॉजी से रिलेटेड चर्च मिलेंगे। जैसे सेम थिंग आप पौंडीचेरी साइड जाइए, वहाँ आपको फ्रेंच चर्च मिलेंगे, अ लॉट ऑफ देम पौंडीचेरी में, क्योंकि वो फ्रेंच का सेंटर था, ठीक है। पोर्टुगीज़ का, आपको ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस देखना है, यू गो टू नॉर्थ ईस्ट, यू गो टू बंगाल। बंगाल, कैलकाटा में जितना भी आर्किटेक्चर है वो कॉलोनियल टाइम का है। आप यू गो टू दिल्ली, दिल्ली में द फेमस ओल्ड चर्चेस जो हैं, दे ऑल आर बिल्ट बाय ब्रिटिशर्स। अ वेरी फेमस वन इज इन द सीपी में एक बहुत फेमस चर्च है। Okay. In Bengal, Hooghly and Balasore were the trading centers. तो इनके ट्रेडिंग सेंटर्स, यानी कि पोर्टुगीज़ के ट्रेडिंग सेंटर्स बंगाल में ये दो प्लेसेस थे, हुगली और बालासोर। बंगाल में हर यूरोपियन पावर ने अपना ट्रेडिंग सेंटर बनाया। क्यों? क्योंकि बंगाल जो है बे ऑफ बंगाल से लगता है, ठीक है, और वहाँ से भी ट्रेड करना बहुत ईजी है। लिख लिया? नेक्स्ट पॉइंट है, ही encouraged his people to marry Indian women and propagate Christianity. He also abolished sati system. ये मैंने समझाया था तुम लोग को, याद है क्यों सती अबॉलिश की थी अल्बुकर्क ने? लड़कियां नहीं मिल रही थी शादी के लिए। व्हाट काइंड ऑफ रीजन इज दिस? नहीं, जब उन्होंने देखा था ना कि यहाँ पे सती सिस्टम बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो उनको लगा कि ये मौका बहुत अच्छा है। यस, वेरी गुड। उन्होंने सती बैन की एंड ही इनकरेज किया पोर्टुगीज लोगों को कि वो इन विमेन से, विडोज से शादी करें। हाँ, और ताकि वो एक तो विडोज से शादी कर लेंगे, ठीक है, एंड देन द जनरेशंस विल बी क्रिश्चियंस, है ना। जो बच्चे होंगे उनको आसानी से क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया जा सकता है। बाद में इन्हीं सब चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा रिवोल्ट और ऑपोजिशन भी हुआ पोर्टुगीज़ का, क्योंकि वो हमारे रिलीजियस मैटर्स में इंटरफेयर कर रहे थे, सोशल मैटर्स में इंटरफेयर कर रहे थे। हाँ, हाँ, वो मैंने बताया अभी, ही वॉज अ प्रीस्ट,
ही वॉज अ प्रीस्ट जो फोर्स करते थे लोगों को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट होने के लिए। और ये भी रीजन बना था ना उनका उसके लिए मतलब पोर्टुगीज का रूल वहाँ पे खत्म हो येस, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तभी यही रीज़न था, क्योंकि वो एक तो सोशल मैटर्स में इंटरफेयर कर रहे थे, उन्होंने सती को बैन कर दिया, देन वो इंडियन वुमेन से पोर्टुगीज़ लोगों की शादी करा रहे थे, साथ ही साथ वो लोगों को रिलीजियस कन्वर्जन के लिए फोर्स कर रहे थे। तो इन सब चीज़ों की वजह से धीरे धीरे लोग उनके अगेंस्ट होने लगे, पोर्टुगीज़ के अगेंस्ट होने लगे, एंड अल्टीमेटली जब ब्रिटिशर्स आए तो उन्होंने एकदम ही उनको वाइप ऑफ कर दिया। अच्छा, दूसरे जो लास्ट इनके गवर्नर थे नीनो डे कुन्हा, ये लिख लो। बस इनके बारे में कुछ, इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट टू राइट। Put a heading, decline of Portuguese. Viceroys who came after Albuquerque were weak. ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। मैरिज ऑफ, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, मैरिज ऑफ प्रिंसेस ऑफ पोर्टुगल टू चार्ल्स सेकेंड ऑफ इंग्लैंड। चार्ल्स सेकेंड ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड या ब्रिटेन, सेम थिंग। एंड बॉम्बे वॉज गिवन as Dahej. Okay, Bombay was given as dowry to Britain. तो बॉम्बे जो पोर्टुगीज़ के कब्जे में था उसे दहेज के तौर पे ब्रिटिशर्स को दे दिया गया, ठीक है, क्योंकि पोर्टुगीज़ प्रिंसेस जो थी उनकी शादी हुई थी ब्रिटेन के प्रिंस के साथ, चार्ल्स सेकेंड के साथ। सी, दहेज सिर्फ हमारे यहाँ ही नहीं है, वहाँ भी था। एंड इसी दहेज के चक्कर में बेचारे पोर्टुगीज़ जो थे उन्होंने अपना यहाँ का एक्विजिशन ही खो दिया। वंस बॉम्बे वेंट टू ब्रिटिशर्स, बॉम्बे जब चला गया ब्रिटिशर्स के पास, तो बाद में बॉम्बे बहुत मेन सेंटर बना ब्रिटिशर्स के लिए, है ना। एंड ये भी एक रीज़न था कि वो क्यों पोर्टुगीज़ को यहाँ से वाइप ऑफ कर पाए। सोचो, वहाँ शादी चल रही है, यहाँ लड़ाई चल रही है। व्हाट अ फनी थिंग। नाउ पुट अ हेडिंग, डच। डच के बारे में बहुत थोड़ी सी चीज़ें हैं, फ्यू पॉइंट्स। In 1602, Dutch East India Company was formed. Although, next point है, although Dutch came to India, but their main interest was in इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में एक आइलैंड है जिसे स्पाइस आइलैंड भी कहते हैं, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है स्पाइसेस का, ठीक है। तो डच का हमेशा से इंटरेस्ट एरिया इंडोनेशिया रहा, इंडिया नहीं रहा, इसीलिए बहुत दिनों तक उन्होंने यहाँ रूल भी नहीं किया, और जब देखा कि ब्रिटिशर्स के साथ कॉन्फ्लिक्ट ज़्यादा हो रहा है तो डच अपने आप ही इंडिया छोड़ के चले गए थे, ठीक है। फिर उन्होंने अपना बेस जो है वो इंडोनेशिया में शिफ्ट कर लिया। ये लिख लो, ट्रेडिंग सेंटर्स ऑफ डच, मसूलीपट्टनम, मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में है, ब्रैकेट में लिख लेना। पुलिकट उड़ीसा में है। सो एक चीज़ देख रहे हो, पोर्टुगीज़ आए हैं वेस्ट कोस्ट पे
पर डच ने अपना बेस बनाया है ईस्टर्न कोस्ट पे, है ना, आंध्रा वाले साइड में, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, ये वाला एरिया। मसूलीपट्टनम, पुलिकट, फिर एक छोटा सा लिख लो बंगाल और उसमें डैश लगा लो कि बंगाल में इनके कौन से हेडक्वार्टर्स थे या कौन सा ट्रेडिंग सेंटर था। बंगाल में था पीपली, पीपली एंड चिंसुरा। पीपली एंड चिंसुरा। In 1759, Dutch were ultimately defeated. Dutch were ultimately defeated by Britishers. In Battle of Bedara. ओके इसके बाद डच हैड लेफ्ट इंडिया। व्हाट हैपेंड बेटा? ओके फाइन। सफोकेशन हो रहा है, उसको ऑन करो प्रियांशु, स्विच इट ऑन। गेट खोलना है, थोड़ा सा गेट खोल दो प्रियांशु, लिटिल बिट। You switch it off and switch on both the fans. इसका स्पीड नहीं बढ़ता है, ठीक है। इसके बाद हमें वैसे तो ब्रिटिशर्स करना है बट वील स्किप द ब्रिटिशर्स फॉर दैट, ठीक है। हम ब्रिटिशर्स को एकदम अलग से करेंगे। यू राइट, आई टेल यू। डेन्स, PDBD है ना, पोर्टुगीज कर लिया, डच कर लिया, ब्रिटिशर्स वील स्किप, वील डू इट एज अ होल। नाउ उनके बाद है डेन्स, देन वी हैव फ्रेंच एंड स्पेनिश, है ना। सो डेन्स, उसमें लिखो ब्रैकेट में फ्रॉम डेनमार्क। जो डेनमार्क है अभी का, पहले नीदरलैंड्स, डेनमार्क, दे वर कंबाइंड, बाद में डिवाइड हुआ है, तो यहाँ के लोगों को डेन्स कहते थे। डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी को EIC करके स्मॉल शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया करो। डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी या डैनिश EIC was established in 1616, 1616। Clear? They set up trading post in Tanjore, in Tamil Nadu, and in Serampur, देख लो यहाँ पे, see the spelling, in Serampur, बंगाल। इन्होंने अपनी एक छोटी सी कॉलोनी भी वहाँ पे बसाई थी सेरमपुर में, एंड ऑलमोस्ट अभी भी वहाँ जाओगे तो तुम्हें डैनिश इन्फ्लुएंस देखने को वहाँ पे मिलेगा। दे स्टेड देयर फॉर 150 ईयर्स ऑलमोस्ट। ओके, नाउ राइट फ्रेंच। फ्रेंच इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं ना। ये मैं आपको बहुत शॉर्ट में दिखा रही हूँ, लिखा रही हूँ ना। द डिटेल्ड नोट्स विल बी गिवन टू यू, so don't worry, you just get to know the idea about it. French East India Company
was set up in 1664. Next point, in 1667, they set up a factory at Surat. (1669) factory at Masulipattnam. Next point, Pondicherry became their capital. Chandranagar in Bengal. Was their trading post. Alright, so this was all in all a short brief you can say gist of advent of Europeans in India. ठीक है, इसके बाद स्पेनिश थे, so not very important. एक चीज़ और लिख लो, द लास्ट टॉपिक, रीजंस फॉर ब्रिटेन्स सक्सेस against other Europeans. Why it was only Britishers who could gain success, ठीक है ना? Why could not any other European power sustain its rule in India? First is structure and nature of trading companies. हाँ बोलो. हाँ. Yeah, a few of them. ये ऐसे ही points हैं, ठीक है. Now what was structure of trading companies? The main difference was जो English East India Company थी या British East India Company थी, it was a private company. It was autonomous organization, यानी कि वो अपने decisions खुद ले सकती थी. Otherwise the other European companies were गवर्नमेंट कंपनीज, तो उनको अपने डिसीजन से अप्रूव कराने के लिए अपनी गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती थी, और विच यूज टू टेक अ लॉट ऑफ टाइम एंड समटाइम्स देयर डिसीजंस वर आल्सो डिक्लाइंड. तो जैसे अगर उन्हें किसी एरिया पे अटैक करना है या किसी एरिया को कैप्चर करना होता था, तो दे हैव टू फर्स्ट टेक परमिशन फ्रॉम देयर रूलर एंड इट यूज टू टेक टाइम, है ना. सो उसकी वजह से कभी कभी डायनेमिक्स चेंज हो जाते थे. बट ब्रिटिशर्स क्या थे, बिकॉज दे वर ऑटोनमस, दे वर प्राइवेट कंपनी, तो उनके जो ऑफिसर्स यहाँ पे थे वो अपने डिसीजंस ले सकते थे खुद. दे डिड नॉट नीड टू आस्क, उन्हें बार बार क्वीन से नहीं पूछना होता था, ठीक है, ब्रिटेन की. ये पहला रीजन था. दूसरा है नेवल सुप्रीमेसी. नेवल सुप्रीमेसी, ब्रिटिशर्स की जो नेवी थी, इट वॉज सुपीरियर एंड एडवांस देन ऑल ऑफ द नेवीज, ठीक है. Their ship building was very advanced.
द इक्विपमेंट्स यूज्ड ऑन शिप्स और फॉर what you call it sea voyage were very advanced. तो उन्होंने जो अपनी नेवी बनाई थी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही एडवांस्ड बनाई थी, और कोई ऐसी यूरोपियन पावर इतनी स्ट्रॉन्ग नेवी नहीं इस्टेब्लिश कर पाए. तो जब भी कोई लड़ाई होती थी दोनों के बीच में तो ब्रिटिशर्स यूज्ड टू गेट एडवांटेज ऑफ इट. ठीक है. नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. बिकॉज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले ब्रिटेन में ही आया था, जिसकी वजह से बहुत सारे नए नए इक्विपमेंट्स बन गए थे, जैसे स्टीम इंजन, ओके, देन एग्रीकल्चरल टूल्स, बहुत सारे, है ना, बहुत सारी ऐसी नई मशीन्स बन गए थे, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स को एक तरीके का बेनिफिट, एक तरीके का एडवांटेज था. जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन होता है तो क्या होता है, अलग अलग तरीके के नए नए टूल्स बनते हैं, नई नई मशीन्स बनती हैं, नया नया मैन्युफैक्चरिंग होता है, एंड टूल्स एंड मशीन्स गिव यू अपर हैंड इन एनी एस्पेक्ट ऑफ योर गवर्नेंस. ठीक है. इफ़ यू हैव गुड टूल्स, इफ़ यू हैव गुड मशीन्स, आपका काम आसानी से हो सकता है, आपका काम जल्दी हो सकता है, प्रॉफिट जल्दी बना सकते हैं, कम समय में ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं, विच कैन अल्टीमेटली इंक्रीज योर इकोनॉमी. ऑल राइट. सो ऑल ऑफ दिस हैज़ गिवन एडवांटेज टू द ब्रिटिशर्स बिकॉज इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन उनके यहाँ सबसे पहले आया था. देन मिलिट्री एडवांसमेंट. अगेन देयर मिलिट्री वॉज वेरी वेरी एडवांस्ड. उनके जो वेपन्स थे, जो गन्स थे, जिस तरीके का गन पाउडर वो यूज़ करते थे, वो बाकी यूरोपियन से ज़्यादा बेहतर था. ठीक है. सो इट गेव देयर मिलिट्री एडवांसमेंट. एंड इवन द ब्रिटिश कमांडर्स, जो उनके कमांडर्स थे यहाँ पे, वो बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन्ड थे. दे वर वेरी वेरी गुड विद मेकिंग प्लान्स एंड स्ट्रैटेजीज विच हैज़ ऑल्सो गिवन द अपर हैंड टू ब्रिटिशर्स. जैसे रॉबर्ट क्लाइव ही था, ही वॉज वेरी गुड स्ट्रैटेजिस्ट, वेरी स्मार्ट, है ना, किसको किससे लड़ाना है, किसको किसके अगेंस्ट भड़काना है, किसको पैसे दे के लालच में लेके आना है. सो ही वॉज वेरी गुड विद दैट. देन स्टेबल गवर्नमेंट. ब्रिटेन में अपनी गवर्नमेंट बहुत स्टेबल थी, यानी कि ब्रिटेन की जो अपनी गवर्नमेंट थी, दैट इज़ क्वीन एलिजाबेथ का जो रूल था वो बहुत स्टेबल था. ऐसा नहीं हो रहा था कि ब्रिटेन के अंदर ही बहुत सारे वॉर्स हो रहे हों या ब्रिटेन के अंदर ही बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हों, ऐसा नहीं था. ठीक है. देयर गवर्नमेंट वॉज वेरी स्टेबल. बट कॉन्ट्रेरी टू दिस, यही चीज़ फ्रांस में आप देखो तो फ्रांस में बहुत जल्दी जल्दी वॉर्स हो रहे थे, बहुत जल्दी जल्दी रेवोल्यूशंस हो रहे थे, उनके अपने इंटरनल वॉर्स हो रहे थे, जिसकी वजह से उनका अपना कंट्री बहुत डिस्टर्ब था. एंड दैट इज़ वाई इस चीज़ का इफेक्ट जो है वो यहाँ पे जो फ्रेंच आर्मी थी या फ्रेंच ट्रेडर्स थे उन पे भी पड़ रहा था. उनको फंड नहीं मिल पा रहा था, किसी चीज़ के लिए परमिशन लेनी होती थी तो वो डिले हो जाती थी, क्योंकि उनकी अपनी गवर्नमेंट स्टेबल नहीं थी. ओनली अ स्टेबल गवर्नमेंट कैन प्रमोट ट्रेडिंग एंड इकोनॉमी आउटसाइड देयर कंट्री. जब किसी देश की अपने हालात सही होते हैं तभी वो देश इकोनॉमिकली भी अच्छा कर सकता है. ओके. नाउ यू सी, अभी अफगानिस्तान में देखो, आप सोच सकते हो अफगानिस्तान कोई ट्रेडिंग कर सकता है किसी दूसरे कंट्री से, या वहाँ कहीं किसी और कंट्री को जाके कैप्चर कर सकता है? उनका अपना ही हालत ख़राब है. सेम गोज़ फॉर दिस यूक्रेन, रशिया, पाकिस्तान. उनके अपने ही गवर्नमेंट स्टेबल नहीं है ना. पाकिस्तान में आए दिन चेंज हो रहा है, कोई नया मिलिट्री कमांडर बैठ जा रहा है, कभी कोई प्राइम मिनिस्टर हो जा रहा है, सो कुछ भी हो रहा है वहाँ पे भी. तो ओनली अ स्टेबल गवर्नमेंट कैन प्रमोट अ healthy and growing economy. Okay. Next is less interference in religious matters. अगेन ब्रिटिशर्स ने रिलीजियस मैटर्स में उतना इंटरफेरेंस नहीं रखा जितना बाकी के यूरोपियंस ने रखा था, क्योंकि उन्हें पता था Indians are very very emotional, they are highly attached to their religion and social issues. तो उन्होंने खुद को social issues और religious issues से शुरुआती दौर में एटलीस्ट दूर रखा, because they know अगर हमने इसमें इंटरफेयर किया तो हमारे अगेंस्ट ऑपोजिशन आ सकता है. So they were very smart that way. जबकि पोर्टुगीज़ ने क्या किया, उन्होंने सबसे पहले इसी में इंटरफेयर किया, जिसकी वजह से लोग ही उनके अगेंस्ट हो गए थे, है ना. ब्रिटिशर्स ने ऐसा कुछ नहीं किया. लेटर इट वॉज, जब उन्होंने सती वगैरह पे बैन लगाया था, चाइल्ड मैरिज पे बैन लगाया, विडो रीमैरिज को वापस से शुरू किया, तभी भी बहुत ऑपोजिशन हुआ था. लोगों ने कहा हमारे मैटर्स में इंटरफेयर कर रहे हैं, बट तब तक ब्रिटिशर्स अपने आप को यहाँ पे स्टेबल कर चुके थे, तो बहुत ज़्यादा उसका इफेक्ट पड़ा नहीं. बट अगर वो शुरुआती दौर में ये करते
तो बहुत हद तक चांसेस थे कि वो भी यहाँ पे रूल ना कर पाते बहुत टाइम तक, ठीक है. सो दे वर वेरी स्मार्ट इनफ. नाउ यू विल राइट वन क्वेश्चन. जस्ट अ सेकेंड बेटा. बैटल ऑफ प्लासी के बारे में पता है सबको, कई बार डिस्कस हुआ है. सिराजुद्दौला एंड रॉबर्ट क्लाइव, बहुत बार डिस्कस किया बेटा हम लोगों ने ये. नहीं, ऐसे कैसे भाई? We have discussed this so many times. चलो LC from decline of Mughals देखते हैं. मुझे ऐसा कुछ अच्छा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है जो मैं तुम लोग को भी दे सकूं. Okay, how did arrival of European powers impact India? How did arrival of European powers impact India?
स्टार्ट राइटिंग. ब्रिटिशर्स नहीं, सॉरी ब्रिटिशर्स नहीं, यूरोपियंस का इंडिया में आना कैसे इंडिया को इम्पैक्ट करता है, क्या इफेक्ट्स हैं उसके? कल्चर एक्सपेंड हो गया ओके गुड. और जो इंडियन की रिलीजियस डायस्पोरा था वो भी एक्सपेंड हो गया. ज़्यादा वॉर हुई, ज़्यादा आदमी मरे. ज़्यादा वॉर हुई, ज़्यादा आर्मी मरे, ये कौन सा वो है? वॉर तो हमेशा से हो रही थी इंडिया में, मिडिवल टाइम्स में भी बहुत वॉर्स हुई हैं. मतलब कि पॉपुलेशन कम हो गई इंडिया नहीं ऐसा कुछ नहीं था. पॉपुलेशन कम हो गई. और जो ट्रेड था वो ज़्यादा हुआ रिसोर्सेज का. तो फिर एक पॉइंट लिख सकते हो, ऑल्दो द ट्रेडिंग इंक्रीज्ड बट द प्रॉफिट डिड नॉट कम टू द शेयर ऑफ इंडिया. इंडिया के हिस्से प्रॉफिट नहीं आया. है ना, ट्रेडिंग तो इंक्रीज हुई बट इंडिया के हिस्से में उतना प्रॉफिट आया नहीं जितना यूरोपियंस ने अपने फेवर के लिए यूज़ किया. लिखो स्टार्ट राइटिंग. हाँ बिल्कुल बिल्कुल. सोशली 3 हेडिंग्स में भी लिख सकते हो, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सोशल. वेरी गुड. देखो ट्राई करो. नेहा बेटा आर यू ओके? यू नीड सम हेल्प? व्हाट हैपेंड? यू नीड टू गो डाउन. नीचे जाना है, जाओ.
Yes, 10 minutes. Write it quickly. Next class will be dedicated to Britishers, ठीक है ना? How they established their rule. एक क्लास में वो हो जाएगा. We'll complete Battle of Plassey and Battle of Buxar, and then we will move forward to the economic policies of Britishers. देख के लिख रहे हो प्रियांशु? What it is? Your book. जो पॉइंट्स अभी डिस्कस किए हैं उनको ऐड करना भूलना नहीं, है ना?
instigate. Just a second. Content is okay, but the sentence formation is a bit haywire.
तो वो थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है. आई गिव यू वन मोर क्वेश्चन, प्लीज़ राइट, और ये घर से लेके आना. Why did armies of British EIC या British East India Company could win against the more numerous armies of Indian rulers? समझ आया? रिपीट करूं? The question is asking कि how come British armies जो कि जिनके पास सोल्जर्स भी कम थे, ठीक है, वो कैसे इंडियन रूलर्स की बड़ी बड़ी आर्मी के अगेंस्ट सारे वॉर्स जीत रहे थे, ठीक है. एंड वी हैव सीन इन रॉबर्ट